नॉन हिंदी वालों के लिए 10th क्लास का 9वां चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है चिकित्सा का चक्कर। यह हास्य व्यंग है। जैसा कि तुम सबको पता है कि 10th क्लास के वैसे स्टूडेंट्स जो उर्दू वाले होते हैं उनको दूसरे पेपर के रूप में 8वीं क्लास का किसलय पढ़ना पड़ता है। उसी किसलय का 9 नंबर ये चैप्टर है, चिकित्सा का चक्कर। हास्य व्यंग है, मतलब ये एक ऐसा लेसन है जिसको पढ़ने से थोड़ी हंसी भी आएगी, लेकिन हंसी में थोड़ा व्यंग भी छुपा रहता है। व्यंग जैसे हास्य व्यंग का मतलब मैं नॉर्मल तरीके से बोल दूँ, कोई लड़का एकदम ऐसा है जो एकदम बिल्कुल कंकाल का तंत्र की तरह एकदम दुबला पतला है, ठीक है, और तो हमारे बिहार में भोजपुरी में और हिंदी मिलाकर लोग बोल देते कि अरे बाबू तुम तो मोटा के रहेठा हो गए हो। और समझ में ना जी, मोटा के रहेठा माने इतना मोटाए हो आखिर अरहर की पेड़ की तरह हो गए हो। और समझ में ना, तो इसको सुनते हैं तो सामने वाला हंसने लगता है बच्चे, ठीक है ना जी। तो ऐसे ही हास्य व्यंग इसमें मिलेगा। लेखक भी जो इसके हैं वो कौन है? बेढब बनारसी हैं, लेकिन कौन है? बेढब है। जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चलता है बेढब, बिना ढब के हैं ये, ठीक है ना जी। तो विषय क्या है? तो चिकित्सा का चक्कर बेढब बनारसी का हास्य व्यंग प्रधान लेख है। इस पाठ में हास्य और व्यंग के द्वारा चिकित्सा पद्धति पर चोट की गई है, क्योंकि हंसने से जीवन शक्ति बढ़ती है और जीवन के तनाव कम होते हैं। कहता है कि यदि व्यक्ति 24 घंटे में एक बार हंस ले बढ़िया से एकदम दिल खोलकर, तो फिर समझो कि उसे कोई रोग नहीं होता है। इसीलिए हंसाने के दृष्टिकोण से और व्यंग्यात्मक तरीके से बेढब बनारसी ने बड़े ढंग से ये कहानी लिखा है। तो लेखक के बारे में माने बेढब बनारसी, पहले तो ये अपने ही बारे में लिखते हैं। बेढब बनारसी क्या लिखते हैं बच्चों? कहते हैं कि लेखक 35 वर्ष का हट्टा कट्टा आदमी जो कभी बीमार नहीं पड़ा है, परंतु बीमार पड़ने की उसकी इच्छा होती है, क्योंकि बीमारी के नाम पर उसे हंटले बिस्कुट खाने को मिलती है। साथ ही बीमार होने पर विभिन्न डॉक्टर वैद्य आदि पर व्यंग भी करता है। देख लेना बच्चे, जब तुम लोग छोटे होगे तो देखता हो कि जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती होगी तो एकदम मम्मी पापा बिस्किट खूब देते हैं खाने के लिए, खाओ बिस्किट, एकदम खाने का मन नहीं करता है तो, और सेवा सत्कार भी होने लगता है। बेढब बनारसी भी ऐसे ही हैं, 35 वर्ष के हो गए, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन सोचते हैं कि काश एक बार मैं बीमार पड़ जाता। अब बीमार पड़ता तो मैं भी कौन सा बिस्किट खाता? हंटले बिस्कुट। जैसे हम लोग यहाँ पे बच्चे थे तो समझो कि ये मेरी गोल्ड कोई खाता है, कोई पार्ले जी, और मैं जब बच्चा था बच्चों तो मुझे समझ लो कि ब्रिटानिया का मिल्क बिस्किट बहुत अच्छा लगता था। तो समझ लो बच्चे, जैसे मैं भी कई बार, सच्चाई ये है, ये लेखक तो लिख ही रहा है बच्चे, मैं भी सोचता था कि बीमार होता ना तो थोड़ा सा ब्रिटानिया का मिल्क भी किसको मिलता खाने के लिए, ऐसे मिलता था तो 1-2 ठो मिलता था बच्चे, लेकिन बीमार होने पे पूरा बिस्किट मिल जाता है। तो लेखक बेढब बनारसी माने समझ लो क्यों बीमार होना चाहता है बच्चे? हंटले बिस्कुट खाने के लिए। और इस तरीके से अब देख लो बच्चे, बीमार भी हो गया है, अब बीमार पड़ा है तो आता है उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर चूहा नाथ काता है। कौन आते हैं? चूहा नाथ। FRCS हैं ये, FRCS डिग्री मत कहो बच्चे। और एक बार जैसे मान लो कि पूछ लिया गया, एक लड़का बड़ा पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा गांव में रहता था, लड़की खूब पढ़ी लिखी थी, तो सोचे कि लड़का तो बड़ा VIP एकदम टोपी लगा के आता है जी, इसी से पूछा जाए, पूछा कहाँ तक पढ़े हो? लड़का के बाबूजी बताते, मेरा लड़का तो LLPP पास है। क्या पास है जी? तो उसमें पढ़ गया, बाप रे बाप, LLB का बाप है रे एकदम, ये LLPP पास है। तो शादी हो गई। शादी होने के बाद से जब लड़की अपनी डिग्री तो बता दी, उसके बारे में पूछा गया कि आप कहाँ तक पास है, तो LLPP पास हूँ मैं। ये LLPP क्या होता है? तो कहते हैं L से लिखा, L से लोढ़ा, अब P से पढ़ा, P से पत्थर, मैंने लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। अब वो लड़की सिर पकड़ कर बैठ गई बच्ची, और उसे पता चली मेरे साथ तो धोखा हो गया। तो जैसे उसी प्रकार की ये बेचारे हैं डॉक्टर चूहा नाथ कातर जी। कौन है बच्चे?
ये आखिरी डॉक्टर थे, सबसे लास्ट में यही आए थे जो लेखक के पेट दर्द को दूर करने के लिए आए थे, आज जिनके दवा से तीसरे दिन पेट दर्द दूर हुआ था। कितने दिन आज दर्द का दवा दिए और कितने दिन के बाद ख़त्म हुआ? 3 दिन के बाद ख़त्म हो रहा है पेट दर्द बच्चे। अगले इसमें समझ लो डॉक्टर साहब और हैं, कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री। कौन है ये? कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री। ये लेखक के पड़ोसी थे जो पतरा देखकर शुभ मुहूर्त निकालने के बाद पालकी पर आए, नब्ज देखकर क्लिष्ट भाषा में रोग का कारण बताए, दवा लिखे पर दवा से दर्द पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ। मतलब समझ लो बच्चे, ऐसे ऐसे भी डॉक्टर, जब तुम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है तो कम पढ़े लिखे जो भी बच्चे होते हैं उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास कम हकीम के पास लेकर जाती है, चल बेटी तुमको ना मौलाना साहब से दिखा देते हैं या ओझा बाबा से दिखा देते हैं। और वो ओझा बाबा तो जब देखेंगे बच्चे समझ लो तो भला ठीक होगा? मौलाना साहब के फूंकने से ठीक होगा? अगर मौलाना साहब के फूंक देने से रोग ठीक हो जाता तो मौलाना साहब के घर के लोग बीमार नहीं पड़ते। तो देख लेना मौलाना साहब की बीवी की तबीयत हमेशा ख़राब बनी रहती है बच्चे। मौलाना साहब खुद ही इतना मुर्ग मसलम खाते, उन्हीं का पेट का बीमारी हो जाता है तो अपने ही पेट को फूंक के ठीक कर लेते हैं बच्चे। ऐसा नहीं होता है बच्चे, यार समझ में ना। अंधविश्वास से दूर हटो, इस्लाम का कलाम है, ठीक है, उस पर विश्वास रखो। अगर सचमुच अगर किसी कलमा में ताकत है, किसी आयत में ताकत है तो कुरान पढ़ो, और कुरान पढ़ने के समय इतना अपने आप पे कंट्रोल रखो, तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं कुरान अगर पढ़ लूँ तो खुदा मुझे हर रोग से समझ लो कि शिफा अता फरमा देगा। ऐसी चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। ये ना कि ऊपर से मौलाना साहब कोई पुर्जी लिख के दे दिए, लो फाँक जाओ अंदर, इसको निगल जाओ, पानी में डाल के पी लो तो ठीक हो जाएगा। ये सब ढकोसला है बच्चे। अगर सच्चाई है, अगर वो कलमा, चूँकि कुरान की आयत पढ़ते हैं तो हम भी तो कुरान पढ़ते हैं, अपने आप अंदर वो तासीर पैदा करो कि तुम पढ़ो तुम्हारा रोग ठीक हो जाए, ठीक है ना बच्चे। इसीलिए कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री भी जब आते हैं बच्चों तो ये जब निकलते हैं पतरा दे कर निकलते हैं। पतरा में शुभ मुहूर्त होगा तो निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। और नब्ज देख कर बता देंगे क्लिष्ट भाषा में, है ना, कि ये कौन सा रोग हुआ है। अब इसमें एक है बेचारे हकीम जी। कौन है ये? हकीम जी बनारस के रहने वाले थे, परंतु वेशभूषा और नजाकत में कान काटते थे। माशाअल्लाह, मुंह में पान डाल लेते थे और समझो कि आधा पान का थूक समझ लो बाहर लगा रहता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुम्हें कौन सा रोग हो गया है, ऐसे करके बोलते रहते हैं। आ रहा समझ में बच्चे? इसीलिए कहता है कि वेशभूषा और नजाकत में कान काटते थे। माने वेशभूषा, दाढ़ी एकदम बड़ी सी रख लिए थे, टोपी भी एकदम उनका रहता था बच्चे, मुंह में पान एकदम कचरते रहते थे, माशाअल्लाह बोलते रहते थे। और इस तरीके से उनके नुस्ख से दर्द तो कम हुआ, लेकिन कभी कभी जोर जोर से दर्द होने लगा तथा दुर्बलता और बढ़ गई। बेचारे हकीम साहब के दवा से रोग दूर कम, रोग थोड़ा सा बढ़ ही गया ज़्यादा। तो इस तरीके से अब लेखक के ससुर भी आते हैं तो ससुर भी अपनी बुद्धि लगाते हैं कि भाई ये रोग हो गया तो ऐसे ठीक हो जाएगा। और बेचारी एक तो लेखक की नानी की मौसी है, तो जब नानी की मौसी मिलेगी तो वो क्या कहेगी बच्चे? हाँ, उन्होंने लेखक के रोग को चुड़ैल का फसाद बताया। तो बताया कि अरे ये पेट दर्द नहीं है, ये बगल वाली चुड़ैल है ना, उसी का सब फसाद है, ले चल ओझा को बुला इसको ठीक करने के लिए। किसको बुलाओ? ओझा को बुलवा लिया। ओझा से कुछ तो फायदा हुआ, सुन लो, लेखक को ओझा से कुछ फ़ायदा भी दिख रहा है, पर तो पूरा फ़ायदा नहीं हुआ। साइकोलॉजिकली जब तुम्हारा इलाज होने लगता है ना, तुम्हें लगता है कि ठीक हो रहा है, लेकिन जैसे ही ओझा जी जाते हैं या कुछ देर बीतता है, लगने लगता है कि सचमुच ठीक नहीं हुआ। ओझा गुनी से ठीक नहीं होता है रोग बच्चे। और एक है डॉक्टर साहब। लेखक के लखनऊ जाने के पूर्व एक डॉक्टर साहब आए और ज़ोर से हंसते हुए बताए कि आपको ना पेट दर्द हो रहा है तो ये पायरिया है। पायरिया किसको बोलते हैं बच्चे? दांत से जो खून निकलने लगता है, तुम लोग मुंह धोते हो ना कभी कभी, या मुंह में अगर कभी कभी देख लेना कि ब्लड दांत से निकलना शुरू कर देता है, तो लेखक डॉक्टर ने क्या कहा? ये पायरिया है, दांत से खून का रिसाव हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। वे दांत निकलवाने की सलाह दी कि दांत निकलवा लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो पायरिया है, जो खून अंदर जब जा रहा है तो वही पेट में दर्द कर रहा है।
तो पूछा कि भाई डॉक्टर साहब दांत निकालिएगा तो कितना लीजिएगा? तो दांत निकलवाने के 96 रुपया। कितना रुपया लगेगा? तो बोले कि ठीक है दांत तो निकाल दीजिए, लेकिन अब वो दांत मेरा जो गड्ढा की तरह दिखाई देगा वो भरेगा कैसे? तो डॉक्टर साहब बोले तो नया दांत बनवा लो। तो बोले तो नया दांत बनवाने का कितना रुपया? तो 150 रुपया। दांत बनवाने का 150 रुपया अलग से लगेंगे। अब बोले कि अच्छा एक से अधिक दांत अगर निकलवाएंगे तब कितना रुपया लगेगा? तो प्रति दांत 3 रुपया की दर से, माने कम से कम तो 96 रुपये एक दांत निकालने में लगेगा। इसके बाद अगर जितना दांत निकलवाओगे उसका 3-3 रुपये लगते चला जाएगा। आ रहे समझ में ना? तो अब एक है इसमें श्रीमती। अब ये श्रीमती बेचारी लेखक की पत्नी भला चुप रहेगी क्या? वो कहती है कि लेखक ने हकीमों तथा डॉक्टर की बात अपनी श्रीमती से कही तो वह बरस पड़ी। श्रीमती प्रायः बरस पड़ती है बच्चों। वह बोली तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है, खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिनों में ठीक हो जाओगे। लेखक ने पत्नी से कहा श्रीमती जी, जब तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपये बर्बाद क्यों कराए? क्यों कभी हकीम साहब के पास लेकर गई, तो कभी डॉक्टर साहब के पास लेकर गई, तो कभी समझ लो कि यहाँ पे कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री के फेरे में पड़ी। जब जानती थी कि दवा लेने से बेहतर है, माने समझो कि ठीक से समय से हम खाना खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो तुम्हें तो पहले ही इलाज कर देना चाहिए। तो ये सभी अलग अलग पात्र है। अब इसकी कहानी पढ़ते हैं हम लोग, कहानी इसकी व्याख्या ठीक से कहानी समझेंगे बच्चे कि आखिर लेखक के पेट में दर्द हुआ तो कैसे हुआ। समझ लो ठीक से। पूछता है परीक्षा में कि लेखक के पेट में दर्द क्यों हुआ। ठीक है, लिखेंगे प्रस्तुत पाठ बेढप बनारसी द्वारा लिखित आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर एक कटु व्यंग है, जिसमें बताया गया है कि इलाज भिन्न भिन्न डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों तथा तांत्रिकों से कराया जाता है, किंतु मर्ज बढ़ता ही जाता है। मर्ज बने रोग। ज्यों ज्यों दवा की जाती है, लेकिन इलाज का चक्कर खत्म होने पर बीमारी माने मर्ज स्वयं ठीक हो जाता है। मैंने चिकित्सा के चक्कर में कई बार इलाज कराते कराते जब सोच लेते कि अब कहीं कराऊंगा ही नहीं, तो बाद में इनका रोग स्वयं ही ठीक हो जाता है बच्चे। तो किसी घटना या दृश्य का वर्णन करते समय आखिर व्यंग्य किसे कहते हैं? परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो लिखेंगे किसी घटना या दृश्य का वर्णन करते समय असंगतियों को हास्यपूर्ण ढंग से प्रकट किया जाना व्यंग्य कहलाता है। असंगति समझ रहे हो ना? दुबला पतला आदमी हो, एकदम समझो कि एकदम हड्डी से कबड्डी खेल रहा हो, और उसको तुम देखकर अगर कहते कि भाई मोटा के तो रहेठा हो गए हो तुम, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हास्य व्यंग्य। समझ में आएगा ना जी? कहता है एकदम कि व्यंग्य ऊपर से हास्य लगता है। व्यंग्य सुनने पर हंसी तो आती है, लेकिन जब उसके गहराई तक हमारी निगाह जाती है तब हम असंगति या विकृति के कारणों की असलियत से परिचित हो पाते हैं। कि रहेठा क्यों बोला है जी? अर्थात एकदम ये अरहर के पौध माने पेड़ की तरह एकदम हड्डी केवल बची हुई बच्चे। ठीक है ना? प्राय व्यवस्था की विकृतियों का वर्णन करने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया बच्चे? और अब कहता है देखो कहानी इसमें कि 35 वर्ष के हट्टा कट्टा आदमी माने लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा इसलिए हुई। प्रश्न पूछता है कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? तो लिखेंगे लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा इसलिए हुई कि स्वादिष्ट बिस्कुट, कौन? भांटले बिस्कुट खूब खाने को मिलेगा, साथ ही पत्नी भी सिर में तेल डालकर सेवा करेगी तथा मिलने वालों का तांता लगा रहेगा। जब भी बीमार पड़ जाता है, देख लेना बच्चे, तुम लोग बच्चे हो, शादी नहीं हुई है तब भी बच्चे हो, तो माँ तुरंत पहले तुम्हें पकड़ के जल्दी से पहले तेल ही छापती है क्या बाबू को एकदम। समझ में आएगा ना जी? और जब शादी हो जाएगी तो बेचारी पत्नी छापेगी दूसरे को, और साथ में लोग आएंगे भी खूब, अरे चलो बाबू का तबीयत खराब हो गया है। समझ में आ गया बच्चे? तो इसीलिए अच्छा एक दिन, अब आखिर उनको क्यों बीमार पड़ते हैं इसे देख लो। एक दिन खूब जम कर खाने के बाद, मैंने पूरा पेट भर खाना खा चुके थे, और उसके बाद मालूम हुआ कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार के रसगुल्ले आए हुए हैं, जो छायावादी की भांति सूक्ष्म नहीं थे बल्कि छेने के बने हुए स्थूल मिष्ठान थे। वो भी जो रसगुल्ला आया था वो छोटे छोटे रसगुल्ले नहीं थे, बड़े बड़े रसगुल्ले थे। एक कवि है जयशंकर प्रसाद जी,
उन्हीं के यहाँ से, इस लेखक के यहाँ बेढप बनारसी के यहाँ रसगुल्ला आ गया। वो भी पता कब चला, जब खूब खा लिए है एकदम, माने तो खूब जम कर पेट फूल हो गया है तब। इसलिए वह पेट भर भोजन करने के बाद भी कई रसगुल्ले निकल गए, जिसके कारण लेखक का पेट खराब हो गया और तबीयत बिगड़ गई। लेखक ने भूख नहीं रहने पर भी पत्नी के आग्रह पर, माने भूख नहीं था इनको, इसलिए पत्नी जब आग्रह की तो क्या खाए थे, 12 पूड़ी खा लिए थे और आधा पाव मलाई खाए थे और बाद में 6 रसगुल्ला भी निगल लिए, जिसके कारण पेट में जोरों का दर्द हो गया। भूख नहीं था इसलिए इतना खाए बच्चे, भूख होता तो सोच लो क्या खाते हैं, समझ गए बच्चों। हाँ, तो अब लेखक का दर्द 3 दिन तक चला। कितने दिन तक? 3 दिन तक चला। लोगों का तांता लग गया, जो आता किसी डॉक्टर, हकीम या तांत्रिक का सलाह देता। सर्वप्रथम सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने दवा लिखी, पर दर्द ठीक नहीं हुआ। गर्म पानी से पेट सेंकने का डॉक्टर कहे, पर उससे भी आराम नहीं हुआ। मतलब जो व्यक्ति मिलेगा बच्चे देख लेना, तुम्हारी तबीयत खराब होगी ना, जो आएंगे वो राय देने लगे, क्या खा रहे हैं, ये खाइए ना ठीक हो जाएगा, यहाँ दिखाइए ना ठीक हो जाएगा। आ रहा समझ में जी? तुम मोटे, वो खुद मोटा नहीं है आदमी, अब आएगा तो तुम्हें बताएगा अरे डेली रसगुल्ला खाओगे ना तो खूब बढ़िया स्वस्थ हो जाएगा, मोटे ताजे हो जाओगे। अपने हड्डी से कबड्डी खेलेगा लेकिन तुम्हें खूब मोटा करने का सलाह देगा। तो डॉक्टर चूहानाथ कातर जी अब आ गए हैं। डॉक्टर साहब कौन? चूहानाथ कातर जी। एफआरसीएस बुलाए गए, मैंने एफआरसीएस पढ़े थे, वे बुलाए गए तो दूसरे दिन उनकी दवा पीड़ा से दूर हो गई, मैंने दवा से पीड़ा दूर हो गई। 2 सप्ताह इनकी दवा चली, लेकिन 2 सप्ताह के बाद भी पता चला कि दवा से रोग ठीक नहीं हो पाया है। एक दिन अचानक सिर दर्द शुरू हो गया। अब क्या शुरू हो गया है? सिर दर्द, जिसको दूर करने पड़ोस के कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री आ गए। ये वैद्य थे जो पतरा देकर शुभ मुहूर्त में रोग ठीक होने की बात बताते थे। नब्ज देकर वे रोग बताए, दवा लिखी, पर उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वैद्य जी बेचारे जब भी निकलते हैं तो क्या देकर निकलते हैं? पतरा देकर। अगर निकलेंगे, अगर समझ किसी ने छींक दिया तो शिव 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 कहते हुए अंदर घुस जाएंगे, उस दिन वो जतरा कैंसिल। आ रहा समझ में ना? तो इस तरीके से बचे। और अब एक हकीम साहब बुलाए गए जो बनारसी पर थे, बनारसी पर वेशभूषा और नज़ाकत में कान काटते थे। लखनऊ के थे। कहाँ के थे जी? माने बनारस के थे, लेकिन वेशभूषा अवध वालों की तरह, लखनऊ के नवाब की तरह पहनते थे। समझ में आ गया बच्चे? इन पर सबसे ज़्यादा व्यंग लेखक ने किया कि गजब के नज़ाकत थे उनके। जो खुद नर कंकाल हो वह दूसरे की स्वस्थ करने ठीक से चला, माने स्वास्थ्य ठीक करने चला है। इस नुस्खे से भी रोग ठीक नहीं हुआ। माने अपने थे एकदम नर कंकाल की तरह, दाढ़ी बढ़ी हुई थी बच्चे, एकदम टोपी लगाए रहते थे, आँखों का चश्मा थोड़ा बाहर निकला हुआ था। माशाअल्लाह क्या रोग हुआ है आपको करते थे। नब्ज पकड़ के देखने लगे और जो दवा लिखते थे कहते थे बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, मेरी दवा खाओ, और मेरी दवा खाते हो ना तो एकदम बिल्कुल एकदम मोटे ताजे हो जाओगे। वही लेखक कहते खुद है नर कंकाल, हमको कहता है खूब स्वस्थ हो जाओगे। तो इस तरीके से आगे दुर्बलता और बढ़ गई बच्चों। किसी ने होम्योपैथ तो कोई प्राकृतिक चिकित्सा की सलाह दी। एक दिन ससुर साहब ने डॉक्टर लाया जो हंसते हुए बताए कि ये तो पायरिया है। तो डॉक्टर साहब, पायरिया वाले डॉक्टर साहब को कौन लेकर आए थे? ससुर जी लेकर आ गए। उन्होंने दांत निकलवाने की सलाह दे दी। 96 रुपया दांत निकलवाने के तथा 150 रुपया दांत लगवाने के अलग से लगेंगे। लेखक की नानी की मौसी ने तो इसे चुड़ैल का फंसा तक बता दिया बच्चे। उन्हें बता दिया कि ये सब कुछ बाहर वाली जो चुड़ैलिया है ना, उसी का असर है, वही करा रही है। ले चल ओझा बाबा के पास में। अब ओझा बाबा के पास भी लेकर चले गए। पता चला ओझा बाबा 2-4 झाड़ू लगाए भी, धुएं का फूंक भी मारे। लेखक को लगे कि आराम हो गया है, लेकिन बाद में पता चले तो आराम नहीं हुआ है। अंततः पत्नी ने इनको खूब डांट लगाई। अब पत्नी की बारी आती है। आप ना उस समय से एकदम इधर उधर कर रोग का इलाज कराते कराते थक गए। अब कहती कि तुम्हारी ना बुद्धि घास चरने गई है, खाना समय से ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे, क्यों फालतू के रुपए बर्बाद कर रहे हो। और सचमुच लेखक अब बिना दवा तंत्र के ही ठीक हो गया। इसलिए
अगर रोग हो जाए तो ढेर इधर उधर हकीम जी के पास, अब वैद्य जी के पास, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। अब हकीम के बारे में इसमें कहता है कि हकीम के बारे में क्या जानते हो, हकीम का थोड़ा चरित्र चित्रण करो। तो 10 मिनट नब्ज देख कर रोग बताया, जो कामदार दिल्ली वाजा, जो माने रोग जो बताए थे वो कितना मिनट देकर बताया है? 10 मिनट देकर बताया है। और पहने क्या थे? तो दिल्ली वाला जूता, कपड़ा पहने थे कामदार, जूता पहने थे दिल्ली वाला, पाजामा एकदम ढीला था बच्चे, प्लाजो की तरह ढीला था, और इस तरीके से आँखों पर चश्मा, दुबले पतले, नज़ाकत वाले थे। ऐसा लगता था जैसे अपनी तंदुरुस्ती खुद मरीजों में बांट दिए थे, माने अपनी तंदुरुस्ती कंकाल तंत्र की तरह थे। और देखने से लगता था कि जिस मरीज को देखते थे सबको तंदुरुस्ती बांट दिए और हड्डी से अकेले कबड्डी खेल रहे हैं। आ रहे समझ में बच्चे? हाँ, तो प्राकृतिक चिकित्सक ने गिल्ली मिट्टी पेट पर, अब एक तो प्राकृतिक चिकित्सा करने वाले हैं, वो कहते हैं गिल्ली मिट्टी को पेट पे रखे रहो और उससे देखो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं मिला। अब एक हकीम साहब बुलाए गए थे जो बनारसी थे। तो इस तरीके से समझ लो बच्चे, इसमें हकीम साहब के बारे में बता दिया गया। वैद्य जी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। वैद्य जी का थोड़ा चरित्र चित्रण करें तो वैद्य जी का चरित्र चित्रण करेंगे कि सबसे ज़्यादा व्यंग इन्हीं पर किया गया। इन पर? वैद्य जी पर, जो पतरा देकर शुभ मुहूर्त में बाहर निकलते हैं, जो धोती पहनकर, वैद्य जी कब बाहर निकलते हैं? धोती पहनकर, कंधे पर सफ़ेद दुपट्टा लेकर, शरीर पर सूत के नाम पर जनेऊ था, जिसे देखकर लगता था अभी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। लेखक ने बताया कि जो वैद्य जी थे एकदम पहलवान जैसे लगते थे। आ रहा समझ में ना जी? जनेऊ पहनते थे जैसे ऐसे लगता था कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। 5 मिनट तक नाड़ी देकर ये वायु का प्रकोप बता दिया कि अरे ये तो वायु का प्रकोप है। वायु का प्रकोप मतलब गैस है, लेकिन उन्होंने गैस न बताकर क्या बोला? वायु का प्रकोप है। वे बोले यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा चुका है। आ रहा समझ में? यकृत माने लीवर में वायु का घूमकर, माने समझ लो कि वायु माने गैस हो गया है और पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा चुका है। माने समझो कि अंदर इतना चला गया है कि उसको दूर करने के लिए गैस्ट्रिक का गोली देने की उन्होंने बात कहा। इस तरीके से वैद्य जी कौन थे? हकीम जी के बारे में क्या जानते हो? पूछा जाएगा, बता लोगे? और डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बता लेगा कि नहीं बच्चा? और लेखक को क्यों बीमार पड़ने की इच्छा हुई ये भी बता लोगे तुम लोग? इस तरीके से ये लेसन जो है चिकित्सा का चक्कर हमारा समाप्त होता है बच्चे। अब अगले लेसन को अगले दिन देखेंगे।